Good morning, students. So, we'll be continuing with our topic, and which was structure and function of ecosystem. So, we'll start with our first component. I told you when we study ecosystem, हमारे लिए 4 मेजर components होंगे अगर इन एस्पेक्ट्स में हम इकोसिस्टम को पढ़ें तो हमें समझ आएगा हाउ इट फंक्शन। इकोसिस्टम कैसे एक फंक्शनल यूनिट है। तो फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आप किस फॉर्म में देखते हो? आप किसी फैक्ट्री का देखते हो कि भाई ये फैक्ट्री की क्या प्रोडक्टिविटी है, तो आप देखोगे उसमें कितने गुड्स बन रहे हैं, राइट, कितना सामान बन रहा है। तो ऐसे ही अगर हम इकोसिस्टम में देखें तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले आप देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सरवाइव करेंगे तो उनको चाहिए, या नॉन लिविंग सब हर चीज दे नीड एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स है सन। तो सोलर एनर्जी जो इकोसिस्टम में आती है वही इसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोलर एनर्जी का होगा क्या? पहला टर्म है प्राइमरी प्रोडक्शन, उससे समझेंगे। सोलर एनर्जी प्लांट लेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। प्लांट्स की लीफ में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक लिविंग मैटर है। लिविंग चीज़ों को हम कहते हैं ऑर्गेनिक। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लूकोज वगैरह पढ़ते हो। ऑर्गेनिक का मतलब ही ये होता है जो लिविंग में मिलता है। तो आपके जो फोटोसिंथेसिस में आप प्लांट जो है सनलाइट को यूज करते हैं एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा उसको आप ऐसा तो नहीं कि पूरी अर्थ पे देखोगे, नहीं, आप एक पर यूनिट एरिया देखोगे। एक फिक्स एरिया में एक फिक्स टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में बन रहा है, वही होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैंने कहा ऑर्गेनिक मैटर का आप वेट देखोगे तो वेट के टर्म्स में देखोगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर, आप लोगे पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है। और अगर एनर्जी के हिसाब से करोगे कि भाई फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनेगा उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो इसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो ऑर्गेनिक मैटर वाला पॉइंट मैंने बोला उसकी जगह हम एनर्जी में ले लेंगे, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में जितना ऑर्गेनिक मैटर मिला वो हो गया आपका प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इसमें किस रेट से ये ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है ये हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो हम रेट का मतलब हमने अब इसमें टाइम और जोड़ दिया। प्रोडक्शन में सिर्फ कितना क्या देखा था, कितना मैटर बन रहा है, और अब इसमें टाइम और जोड़ दोगे तो हम इसे पर ईयर लेते हैं। इसलिए आप देख रहे हो इसमें वाई आर ये लिखा हुआ है, तो हम पर ईयर ले लेते हैं। तो आप यूनिट लिख लेना नोटबुक में। पहले डेफिनेशन लिखोगे प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, और फिर लिखोगे प्रोडक्टिविटी क्या है और दोनों की यूनिट्स क्या है। अब बात करेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि ऑर्गेनिक मैटर बना। अब आप क्या करोगे, फोटोसिंथेसिस में कितना ऑर्गेनिक मैटर बना वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। आप और किसी बात का हिसाब नहीं लगाओगे, सिर्फ ये देखोगे कि किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर बना, ग्लूकोज बना, और उसको आप प्लांट्स ने स्टार्च में बदल दिया, या फिर किसी एनिमल ने, जो एनिमल बोल रही हूँ जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, आपको पता है कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने जितना ग्लूकोज बनाया, जितना बायोमास बनाया, वो सारा का सारा अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, अपनी बॉडी को बनाने में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें एक एक्टिविटी और करनी है, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज खर्च होगा, उसी से आपको एनर्जी मिलेगी। तो अब समझना, जो एनर्जी जो सोलर लाइट प्लांट ने ली, कुछ पोर्शन तो वो अपनी बॉडी का बायोमास बनाने में लगा देगा और कुछ पोर्शन रेस्पिरेशन में लगा देगा। तो तुमने ग्रॉस जब प्रोडक्टिविटी बोली तो इसका मतलब है तुमने सिर्फ ये देखा कि उसने टोटल कितना ग्लूकोज बनाया। लेकिन अगर इसमें से तुमने रेस्पिरेशन वाला जो बायोमास है आर जो यहाँ लिखा है वो माइनस कर दिया, तो ग्रॉस वो रियल में प्लांट के पास उतना ही नहीं है, इसी को हम कह देंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लेंगे। उसके बाद आपका आता है
अब इसमें आता है कि अब इस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा। ये जो एनिमल प्लांट को खाएगा उसको ऑर्गेनिक मैटर कितना मिला। अब प्लांट को आप खाओगे तो आपको जितना ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा प्लांट से, उसमें से कुछ आप किस में लगा लोगे, अपनी बॉडी का बायोमास बनाने में लगाओगे। तो अब जो जिस रेट से आपकी बॉडी में यानी कंज्यूमर की बॉडी में जो सेकंड ऑर्गेनिज्म जो इस प्लांट को खा रहा है, चाहे वो कोई और भी हो, उसको आप कह दोगे सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी। तो ये डिपेंड किस पे करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वगैरह, सोच के देखो भाई। जहाँ पे ज़्यादा लाइट आएगी वहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर आपके पानी, न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स की जो हाइट वगैरह ज़्यादा होगी, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने एक अच्छा फिगर दिया है कि 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर पर ईयर बनता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद 70% जो है, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग द 70% ऑफ द सर्विस सरफेस, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली। अच्छा अब देखो, प्लान अर्थ पर क्या ज़्यादा है, लैंड और ओशन। आपको पता है पानी ज़्यादा है, 70% तो पानी है। तो ओशन में भी तो क्या होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, राइट। तो प्राइम जो प्रोडक्टिविटी है वो ओशन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि 70% ओशन है, लेकिन उसकी सिर्फ 55 बिलियन है 170 में से, इस और बाकी सब लैंड की है। तो आप रीज़न क्या बताते हो? ये रीज़न हम जब अपने डिस्कशन होगा, ये आप लिखो, ये क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे कि क्या रीज़न है, और आप मुझे बताओगे, गैस करना करोगे आप क्या हो सकता है कि ओशन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। अब आ जाओ, सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या था, डीकम्पोजिशन। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, टुकड़ों में उसको फर्दर, उसके जिस कंपोनेंट की कोई मटेरियल बना हुआ है उसको उसी में बेसिक यूनिट में लेके जाना। आपने पढ़ा है कि अर्थवर्म को फ्रेंड्स कहते हैं फार्मर का, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ये ब्रेक डाउन करता है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, तो सॉइल को लूज कर देता है और फार्मर को आसानी हो जाती है, प्लांट्स इजीली लूज सॉइल में अपनी रूट घुसा के जल्दी ग्रो कर पाते हैं। सिमिलरली आपको पता है जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग की कोई भी बॉडी पार्ट्स होंगी, तो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से इनऑर्गेनिक मैटर निकलेंगे। इनऑर्गेनिक मतलब CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। इसी प्रोसेस को आप क्या कह देते हो, डीकम्पोजिशन। साफ साफ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, अब जो डेड प्लांट के पार्ट्स, लीव्स, वर्क्स, डेड बॉडीज या कुछ भी एनिमल का मटेरियल वेस्ट, इन सब के लिए एक टर्म है, हम लोग वेस्ट नहीं बोलेंगे आपसे, ये है डेट्रिटस। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, ये कई स्टेप्स में होता है। इसमें जो स्टेप्स हैं आप लिखोगे स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, और अलग अलग लाइन में लिखोगे। फर्स्ट लाइन फ्रेगमेंटेशन, सेकंड लीचिंग, थर्ड कैटाबॉलिज्म, फोर्थ ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो अब पहली बात कर लेते हैं कि इनको डिकम्पोज करेगा कौन। इनको डिकम्पोज जो भी ऑर्गेनिज्म करेगा, तो जैसे अर्थवॉर्म है किसी केस में फंगस है, किसी केस में बैक्टीरिया है, या प्लाज्मा क्या कह सकते हैं आपके, वो कौन से थे, प्रोटिस्ट हैं। तो कोई भी जो इनका ब्रेक डाउन करेगा उनको आप बोलोगे डेट्रीवोरस। वोर का मतलब है ईटिंग, जो किसको खा रहे हैं, डेट्रीटस को खा रहे हैं। तो डेट्रीवोरस जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ब्रेक डाउन कर देगा डेट्रिटस को, जो को स्मॉलर पार्टिकल में। इसी प्रोसेस को कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना। अब क्या होगा, जैसे ये फ्रेगमेंट्स में आपकी सॉइल में पड़ा था, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, सपोज करो तुमने सब्जियों के छिलके वगैरह अपने घर से बाहर किसी फील्ड में फेंक दिए। अब क्या होगा, ये फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गया। इसमें जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो सॉइल में अंदर चले जाएंगे और इतना नीचे तक चले जाएंगे कि अब वो वापस ऊपर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस को आप कहोगे लीचिंग। ठीक है, उसके बाद जो बैक्टीरिया और फंगस के जो एंजाइम हैं, जो ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं मटेरियल, उस डेट्रिटस को चेंज कर देंगे। इस नॉर्मली हम इसको बोल रहे हैं, नॉट ओनली ऊपर ही, कहीं पर भी
डेट्रिटस और फंगस के जो एंजाइम है, डेट्रिटस को बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम डेट्रिटस को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब सब कुछ एक साथ होता रहेगा, डोंट थिंक कि अच्छा अभी एक प्रोसेस हो गया अब दूसरा, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। देन इज अब होगा ह्यूमिफिकेशन। ये क्या है, दो स्टेप्स और रह रहे हैं बस इसमें। ह्यूमिफिकेशन क्या है कि जो तुम्हारा प्लांट का पार्ट है ना, जो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो हाईली रेजिस्टेंट है, उन पे आराम से बैक्टीरिया वगैरह ना बहुत जल्दी उसको तोड़ नहीं सकते, फंगस उनको बहुत जल्दी नहीं तोड़ सकते, बहुत स्लोली वो डिकम्पोज होता है। तो तुम्हारी जो ऊपर सॉइल रहती है उस पर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि वो इतना आराम से डिकम्पोज हो नहीं रहा। उसी प्रोसेस को आप उस जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो सॉइल पे मिलेगा तुम्हें, उसे हम कहते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस का बनना, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, और ह्यूमस का बनना इसे ही आप कहोगे ह्यूमिफिकेशन। अब इसमें भी क्या होगा, जो ह्यूमस है, जो ऊपर ऐसी भूरी भूरी सी जो सॉइल पड़ी है, सॉइल भी क्या, मैंने बताया ना, ये वेस्ट ही है, जो डेट्रिटस ही है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो इसमें से धीरे धीरे इसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। इस प्रोसेस को, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का निकलना इससे, ह्यूमस से, इसे आप कहोगे मिनरलाइजेशन। अब एक ये जो चार्ट बनाया उससे देखते हैं। एक प्लांट है, शुरुआत में सॉइल में ग्रो हो रहा है, उसमें से कुछ ग्रीन लीव्स गिरी सॉइल में आके, फिर उसमें ग्रीन लीव्स में जाहिर सी बात है इंसेक्ट उसको खाएंगे, एनिमल्स वगैरह उस पर आएंगे, तो फूड चेन भी स्टार्ट हो सकती है, और कुछ ये सॉइल में पड़ा भी रहेगा। तो जब इसको कोई भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा तो कुछ न्यूट्रिएंट तो किस में चले जाएंगे, बिल्कुल अंदर सॉइल में। तो लीचिंग हो गई। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मशरूम वगैरह, एल्गी एग्ली वो फंगस लग जाए, या कोई फंगस ने थोड़ा उसको डिकम्पोज कर दिया, फिर उसके बाद उस पर कोई दूसरा अर्थवॉर्म बैक्टीरिया, माइट, सॉइल्स वगैरह लग गई। तो और फिर भी अल्टीमेटली दो साइकिल से इन्होंने दिखाया है कि चाहे तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक रिच सॉइल में पहुंच जाएगा इससे जो मटेरियल निकला, या फिर इनडायरेक्टली पहले फंगस फिर उसके बाद बैक्टीरिया, अल्टीमेटली तो सॉइल में इसके न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। अब फिर यहाँ पे कोई प्लांट लगेगा, और फिर वो प्लांट उस उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके वो प्लांट ग्रो करने लगेगा, साइकिल पूरा हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन का, आपको समझना है कि ऐसे डिकम्पोजिशन होती है और साइक्लिक होती है। डिकम्पोजिशन के लिए तुम्हें दो तीन चीज़ें चाहिएंगी, तभी मटेरियल डिकम्पोज होगा। इसीलिए कभी कोई आप देखो, ऐसे नहीं कि आपने कूड़ा बाहर फेंका और अगले दिन गायब, नहीं, थोड़े दिन लग जाते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना जल्दी ये डेट्रिटस डिकम्पोज होगा। अगर डेट्रिटस में दो चीज़ें ज़्यादा हैं, अगर आ भी सकता है, कौन सी दो चीज़ें, लिग्निन और काइटिन, मैं बिल्कुल ऊपर कर देती हूँ साइड में, लिग्निन और काइटिन अगर ज़्यादा हुए, लिग्निन और काइटिन, तो इस डिकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर इसमें शुगर और वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस ज़्यादा हुए, लिखते जाओ। फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा हो डिकम्पोजिशन फास्ट। सेकेंड, लिग्निन और काइटिन ज़्यादा हो, एरो ऊपर वाला जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, ज़्यादा हो, डिकम्पोजिशन स्लो। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस एंड नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस ज़्यादा हो तो डिकम्पोजिशन फास्ट। टेम्परेचर ज़्यादा, डिकम्पोजिशन फास्ट। सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा, डिकम्पोजिशन फास्ट। तो ये आपकी कंडीशन होंगी जहाँ पर ये नहीं हो पाएंगी, डिकम्पोजिशन स्लो रहेगा। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अपने दो स्टेप्स हो गए, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं और बायोमास का बनना। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जैसे डेट्रिटस का, मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मेरा मतलब कोई भी एनिमल, प्लांट, कुछ भी, कोई भी वेस्ट जो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना है जिसे हम डेट्रिटस कह रहे हैं, उसका डिकम्पोज होना, ठीक है। अब हमारा एक अगला स्टेप है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जो है, वील बी डीलिंग इन नेक्स्ट वीडियो, you just do up to this point only. Take care.